हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो अपना है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी वैकेंसीज या भर्ती के लिए आप देख सकते हैं इसको। जो जनरल साइंस होती है इसके अंदर मैंने इंक्लूडमेंट की है। जो अपना कोशिका होता है, सेल होती है, जीवन की मूलभूत जो संरचनात्मक इकाई है उससे रिलेटेड जो है कोशिका अंगक, इन सभी अंगकों की खोजकर्ता का नाम और एक एक कार्य इंक्लूडमेंट है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। जितनी भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव होती है उनमें जनरल साइंस की क्वेश्चंस है, जिसको आप एक बार ज़रूर देखें। और अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप तक सभी नोटिफिकेशंस जो है आ पाए, आप सदस्यता प्राप्त कर सकें। देखिए, खोज करता है वे कार्य हम यहाँ बता रहे हैं इसका। सबसे पहले आपका इसके अंदर ये देखिए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है, कोशिका भित्ति एक्चुअल में प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, अर्थात पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसके अंदर ये पाई जाती है कोशिका भित्ति, जो पादपों की कोशिका होती है। पादपों के अंदर जो कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति चारों तरफ पाई जाती है। उसके खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट हुक। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति के खोजकर्ता का क्या नाम है, अगर 4 नाम किसी साइंटिस्ट के दिए होते हैं उनमें से आप रॉबर्ट हुक को सही टिक कर सकते हैं। और अगर एक फंक्शन की बात करें, कार्य की, तो एक कार्य अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि मुख्यतया सेलुलोज की ये बनी होती है। अगर कोशिका भित्ति की बात करें कि बनी किसकी होती है, कौन से रसायन की बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मध्य पटलिकाएं कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है, मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मध्य पटलिकाएं होती है। इन पटलिकाओं से कोशिका भित्ति मजबूत होती है, इसलिए पेड़ पौधे थोड़े हार्ड होते हैं और मनुष्य सॉफ्ट होते हैं। आगे देखिए, इसके अंदर कोशिका भित्ति के बाद अंदर आते हैं तो उसको हम कहते हैं जीवद्रव्य। जो लिक्विड पाया जाता है जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता का नाम है पुरकिंजे। जी हाँ, आपसे अगर पूछा जाए 4 ऑब्जेक्टिव हो, एक साइंटिस्ट का नाम अगर उनमें पुरकिंजे हो तो आप उसको राइट टिक कर सकते हैं। पुरकिंजे खोजकर्ता है कोशिका द्रव्य का। एक कार्य की बात करें तो कार्य है जीवन की भौतिक आधारशिला। जीवन का जो फिजिकल आधार है वो होता है कोशिका द्रव्य। जो कोशिका में पानी या लिक्विड भरा होता है, पानी जैसा द्रव्य, वो जीवन का मूल आधार होता है उस कोशिका के अंदर, अगर बात करें तो। तीसरा पॉइंट है इसमें कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का जो मॉडल है उसको हम देखेंगे। कोशिका झिल्ली का जो मॉडल है, तीसरा पॉइंट है अपना, इसको हम देखें यहाँ पे। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल। अब सेल्स के बाहर, कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है और उस भित्ति के अंदर जल भरा होता है, वो द्रव्य भरा होता है, और बीच में एक पतली झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका भित्ति से बहुत पतली होती है। कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर की साइड में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को यहाँ नाम से दिया गया है कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए थे। उनमें से जो सबसे ज़्यादा सटीक सही जो मॉडल माना जाता है उसमें तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो माना जाता है। उसके खोजकर्ता का जो नाम है वह है सिंगर एवं निकोलसन। साइंटिस्ट है सिंगर एवं निकोलसन। आपको अगर 4-5 नाम दिए जाए खोजकर्ताओं की तो इसमें देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, क्वेश्चन में अगर तरल मोज़ेक मॉडल दे रखा है और ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 वैज्ञानिकों के नाम है तो सिंगर एवं निकोलसन आपको राइट टिक करना होगा। अगर इसके अलावा अगर कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल न दे करके कोई दूसरा मॉडल देता है तो उसमें साइंटिस्ट का नाम भी बदल दिया जाएगा, क्योंकि सिंगर एवं निकोलसन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था या खोज की थी वो था कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल था। वो मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने खोज किया था। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये सफल मॉडल था, इसलिए यहाँ ये दिया गया है कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने खोजा था। इसके अलावा अगर इस मॉडल का नाम अगर चेंज होता है तो साइंटिस्ट जो खोज करता है उसका भी नाम चेंज होगा। इस बात को आप यहाँ नोट करके रखना है। अगर कोशिका झिल्ली के कार्य की बात करें हम तो देखो, आकृति प्रदान करना व पदार्थों का आदान प्रदान करना। जो भी कोशिका के अंदर पदार्थ आता है और अंदर से बाहर जाता है
उसके लिए कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है और अर्धपारगम्य होती है। जिस प्रकार अपने मकान के अंदर दरवाजे से हम आते हैं, कांच से प्रकाश आता है और जो जाली वाली होती है उसमें से हवा आती है। तो देखो हवा के लिए अलग से खिड़की होती है, प्रकाश के लिए अलग से होती है और दरवाज़ा अपन आने जाने के लिए। तो तीनों चीज़ें अलग अलग प्रकार से होती है। वैसे ही कोशिका झिल्ली जो होती है, इस कोशिका झिल्ली में भी ऐसा ही कुछ होता है कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा, कौन सा किस मार्ग से आएगा और कौन सा किस मार्ग से। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके अंदर आप कार्य एक लिख सकते हो सीधा सीधा कि आकृति प्रदान करना, कि कोशिका कैसी होगी, आकृति बनाना, और पदार्थों का आदान प्रदान, कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाए, एक कार्य भी आप इसमें राइट कर सकते हो। नीचे देखिए हरित लवक। जी हाँ, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरित लवक पादप कोशिकाओं में ही मिलेगा आपको। पेड़ पौधों की जितनी भी कोशिकाएं हैं जो प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं में आपको हरित लवक मिलेगा, न कि जंतु कोशिकाओं में मिलेगा। यहाँ ध्यान रखने की बात यही है कि पादप कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाया जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति के अंदर पौधे को भोजन बनाने में मदद करता है या भोजन बनाता है। इसके अंदर हरित लवक जो है, इसकी खोज की थी हैक्कल ने। किसने की थी? हैक्कल। शॉर्ट एंड स्वीट इसमें एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन आता है कि हरित लवक के खोजकर्ता कौन है, तो राइट डन हैक्कल। आप हैक्कल को राइट कर सकते हो। इसकी कार्य दे रखा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। जैसे गन्ने के अंदर ग्लूकोज बनता है, वो हरित लवक के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन बनता है, अर्थात वो ग्लूकोज जो है उसका निर्माण होता है। आप कह सकते हो ग्लूकोज या भोजन का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वो कार्य है किसका? हरित लवक का। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप हो या जंतु हो। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है कोलिकर। बिल्कुल ये दोनों में सिमिलर होता है, इसका कोई विशेष वो नहीं है। कोलिकर ही नाम आपको लिखना है। 4 साइंटिस्टों के नाम होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में से, 4 में से आप कोलिकर को सही कर देना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका खोजकर्ता जो है कोलिकर है। यहाँ हम जो क्वेश्चन कर रहे हो 4 ऑब्जेक्टिव नहीं ले रहे हैं, जिससे आपकी ज़्यादा तैयारी के लिए अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हो तो ज़्यादा तैयार होता है। कन्फ्यूज़न का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिव अगर याद कर रहे हो तो बिल्कुल सटीक आपको ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। अगर 3 ऑब्जेक्टिव और पढ़ते हैं तो तीनों में अपन को कन्फ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कोलिकर सिंगल नाम है। 3 अगर साइंटिस्ट देते हैं जिसको अपन नहीं पढ़ रहे हैं अभी, उनमें से कोलिकर आसानी से अपन लिख सकते हैं, क्योंकि हमने याद क्या किया है या सीखा क्या है, कोलिकर। आगे देखिए कार्य क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका श्वसन द्वारा, जब कोशिका में श्वसन होता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी के रूप में ये एनर्जी निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर रहती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें श्वसन के दौरान जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी उसमें स्टोर रहती है, और जैसे जैसे अपन एक्टिविटी या कार्य करते हैं ये एनर्जी यूज होती जाती है। तो खोजकर्ता का नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का कोलिकर, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कार्य होता है कि एनर्जी बनाकर स्टोर रखता है। अगला पॉइंट है अंतःप्रद्रवी जालिका, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, खोजकर्ता के नाम है इनमें पार्टर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। 4 साइंटिस्टों के नाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, उनमें से आप पार्टर को राइट डन कर सकते हैं। कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। देखो जीव जब बनता है तो प्रोटीन का बनता है, प्रोटीन निर्माण होता है तो जीव का निर्माण होता है। जीव में वृद्धि होती है प्रोटीन के निर्माण से होती है। तो जब प्रोटीन निर्माण होता है तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, शॉर्ट एंड स्वीट, एवं लिपिड, ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉइड संश्लेषण भी करती है। लिपिड भी बनाती है, लिपिड वैसे हम ऑयल्स को कहते हैं, चिकनाई ऑयल्स जो होते हैं, और ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉइड्स का संश्लेषण मतलब निर्माण करना, इसका कार्य होता है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आगे देखिए गोल्जी
काय या गोल्जी बॉडी, ये भी कोशिका के अंदर ही पाई जाती है। गोल्जी काय के खोजकर्ता का नाम है कैमिलो गोल्जी, इसी साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया है। बिल्कुल आपको जब 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे उनमें से कैमिलो गोल्जी आपको राइट करना है। अगर गोल्जी काय के खोजकर्ता का नाम, बिल्कुल जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे कोई भी कंपटीशन हो। कैमिलो गोल्जी क्या है? गोल्जी काय के खोजकर्ता का नाम। इसका कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना। आपने शुक्राणु बहुत देखे होंगे अलग अलग डायग्राम्स में, उसका जो सिर होता है ऊपर वाला भाग, शुक्राणु का जो सिर होता है जैसे रॉकेट जैसी संरचना होती है, उसके सिर का जो पार्ट होता है एक्रोसोम, उसका निर्माण होता है गोल्जी काय के द्वारा। इसके अलावा देखो हॉर्मोन्स का स्राव, मतलब हॉर्मोन्स का निर्माण भी करती है ये, और पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण, पदार्थों को स्टोरेज करती है और स्थानांतरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी करती है। कौन? गोल्जी काय। अगला पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम के खोजकर्ता का नाम है पेलेड, साइंटिस्ट है पेलेड। 4 ऑब्जेक्टिव अगर दिए होते हैं उनमें से आप पेलेड को राइट कर दोगे। कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। एग्जिट राइबोसोम जो है उसकी सतह के ऊपर, जिस प्रकार अपन कॉपी पे पेन के द्वारा लिखते हैं किसी बुक पर या किसी कॉपी पर लिखते हैं, तो उसी प्रकार से राइबोसोम के ऊपर ये प्रोटीन बनता है, एक सतह के रूप में कार्य करता है। या राइबोसोम जो होता है वो सतह का कार्य करता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, इसके ऊपर ये प्रोटीन संश्लेषण निर्माण होता है। अर्थात जीवों में जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम की सतह पे बनता है, इसलिए लिखा हुआ है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्य है। खोजकर्ता पेलेड, कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। तारक काय, आगे देखते हैं तारक काय। देखिए तारक काय जो है इसके खोजकर्ता का नाम है टी बोवेरी। टी बोवेरी खोजकर्ता है तारक काय का, टी बोवेरी। और कार्य है कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका 1 से 2 बनती हैं तो एस्टर किरणों का निर्माण विकास होता है, मतलब ऐसे धागे बनते हैं अंदर तारक काय के, उन धागों के साथ चल कर के गुणसूत्र जो है वो कोशिका में 2 भागों में बढ़ते हैं। मुख्य रूप से कार्य हो गया कि कोशिका विभाजन, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिका जब बनती है तब धागे समान संरचना बनती है। किसकी? तारक काय की। उस धागे समान संरचना से गुणसूत्र खींच करके दोनों भागों में अलग अलग बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से एस्टर किरणें उनको कहा जाता है। आगे देखते हैं लाइसोसोम। खोजकर्ता नाम है डी डुबे। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। 4 ऑब्जेक्टिव अगर दिए होते उनमें से आपको डी डुबे राइट करना है लाइसोसोम के खोजकर्ता के लिए। बेसिक जानकारी है साइंस के लिए। कार्य क्या है लाइसोसोम का? बाह्य कोशिका पदार्थों, जब कोशिका के अंदर कोई बाहर से पदार्थ आता है तथा आंतरिक कोशिकीय पदार्थ जो होता है उसका पाचन करना इसका कार्य होता है। कई बार जब लाइसोसोम्स के अंदर जो पाचक एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव होकर के अगर कोशिका को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं, तो कोशिका नष्ट हो जाती है, पच जाती है। इस कारण से इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वयं जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका को पचा देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। आगे देखते हैं परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम इसके खोजकर्ता है टॉलबर्ट। खोजकर्ता हैं टॉलबर्ट। टॉलबर्ट ने खोज की थी परऑक्सीसोम की, और कार्य है प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन, प्लांट्स के अंदर भी जब प्रकाश की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर परऑक्सीसोम्स जो है वो कार्य करते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं, सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूबल्स पाई जाती है। ये माइक्रोट्यूबल्स जो है उसके खोजकर्ता का नाम है डी रॉबर्ट्स ने सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की थी। हम पढ़ रहे हैं कोशिका के अंदर जो भाग होते हैं, कोशिका अंग होती है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये 12 नंबर का सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। इन सूक्ष्म नलिकाओं को खोजा था डी रॉबर्ट्स ने, और इनका कार्य है सीलिया, कसाभिका, तारक काय एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करता है। मतलब कोशिका के अंदर सीलिया का निर्माण करना, कसाभिका का निर्माण करना, तारक काय का
एवं कोशिका कंकाल अर्थात कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है उसका निर्माण करने में इन सूक्ष्म नलिकाओं का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए केंद्रक। अपन सेल्स के अंदर चलते आ रहे हैं, अब आगे बिल्कुल सेंटर में जिसको हम कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, बिल्कुल सामान्य है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। कार्य कोशिका का नियंत्रण कक्ष, अर्थात पूरी कोशिका में जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है कौन? ये केंद्रक। केंद्र के अंदर भी एक पार्ट और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं केंद्रिका, अर्थात केंद्र के अंदर घना सघन भाग जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। केंद्रिका की खोज जो है वो की थी फोंटाना ने। किसने की थी? फोंटाना। 4 ऑब्जेक्टिव अगर दिए होते हैं तो उनमें से आपको फोंटाना राइट करना है। यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं रखनी है, ध्यान दें केंद्रक और केंद्रिका। बड़ा भाग होता है केंद्रक, उस केंद्रक के अंदर पाई जाती है ये केंद्रिका। तो बड़े भाग अर्थात केंद्रक की खोज तो किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसके अंदर किसमें? केंद्रक के अंदर बीच में सघन भाग केंद्रिका पाई जाती है। इसके खोज कर्ता का नाम बिल्कुल अलग है, फोंटाना है। फोंटाना ने की थी इस केंद्रिका की। इसके अंदर पाया जाता है आरएनए तथा राइबोसोम्स का संश्लेषण, अर्थात इसमें आरएनए का निर्माण होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसका निर्माण होता है। इसका कार्य यह है, केंद्रिका के अंदर जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ आरएनए जो है तथा राइबोसोम्स का निर्माण या संश्लेषण होता है। 15 नंबर पॉइंट है गुणसूत्र। कोशिका के अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, आप जानते हो। तो खोज करता है गुणसूत्र के वोल्डेयर, अर्थात गुणसूत्र की अगर खोज का क्वेश्चन आता है तो वोल्डेयर आपको राइट करना है। 4 ऑब्जेक्टिव में से वोल्डेयर आपको राइट करना है। कार्य इसका जननिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। जब भी किसी में संतान उत्पन्न होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब संतान जब उत्पन्न होती है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का स्थानांतरण होता है, जी हाँ, गुणसूत्र जो है, ये गुणसूत्र जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण करते हैं। जननिक मतलब जन्म जब होता है तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं कौन? गुणसूत्र। खोज किसने की गुणसूत्र की? वोल्डेयर ने। 4 ऑब्जेक्टिव में से आप एक वोल्डेयर जो है राइट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जितना भी है ये जनरल साइंस जो है, आप इसको वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखें, जिससे आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जनरल साइंस के अंदर किसी भी वैकेंसी के अंदर आप इसको जो है यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। ये सभी वैकेंसी के लिए जनरल साइंस इंपॉर्टेंट। और सेल जो है वो कोशिका सभी के अंदर लगभग सिलेबस में दी हुई होती है, क्योंकि बेसिक नॉलेज है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और भी इससे ज़्यादा बेस्ट जानकारी जो है जनरल साइंस की आपको दे पाऊँ। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप वीडियो जो है उसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए। शेयर करने से जितने भी विद्यार्थी घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, अब जितनी भी बेसिक जो जानकारी होगी सेल्स है, सेल्स के अलावा जितने भी आरएनए, डीएनए, जितने भी स्ट्रेंथ उन सब के बारे में आपको जानकारी दे पाऊँगा।